हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में बेसिकली जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना। वो सीरीज़ बेसिकली इकोनॉमिक्स की है, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनसे संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो आप इस सेशन को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको बता देना चाहते हैं कि भाई मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो एग्जाम्स नीति के नाम से है, और मेरा यूट्यूब चैनल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एग्जाम नीति बाय राहुल सर। तो अगर आप पहली बार इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। बिना किसी देरी के हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं, और इस वीडियो के अंत में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इस सेशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस समझने वाले हैं प्रीवियस ईयर से संबंधित, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, मेथड यूज टू मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। भारत में कृषि उत्पादकता को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि कौन सी होती है। तो ध्यान रखना, कृषि की उत्पादकता को मापने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। एक्सपेंडिचर मेथड, आउटपुट मेथड, या कमोडिटी मेथड, या इनपुट मेथड। तो इसके लिए ध्यान रखना आउटपुट मेथड का यूज किया जाता है। कौन से मेथड का? आउटपुट मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज मेजर एज द रेशियो ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट, ठीक है। एक्चुअली अगर हम लोग बात करें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ये रेशियो होता है एग्रीकल्चर आउटपुट और इनपुट का। इट इज अ रेशियो, इट इज अ मेजर द रेशियो ऑफ द एग्रीकल्चर आउटपुट टू एग्रीकल्चर इनपुट, ठीक है। तो बेसिकली आउटपुट मेथड के द्वारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया है, द रोलिंग प्लान किसके बाद लागू किया गया था। द रोलिंग प्लान जो है ना, बेसिकली ये हम बात करें 5 ईयर प्लान से संबंधित क्वेश्चन है। 5 ईयर प्लान से संबंधित क्वेश्चन है, और इस 5 ईयर प्लान से संबंधित जो क्वेश्चन है ना, उसमें हम यहाँ पे आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जो रोलिंग प्लान है, बेसिकली ये रोलिंग प्लान कौन से प्लान के बाद स्टार्ट हुआ था, कौन से प्लान के बाद इस प्लान को लागू किया गया था, स्टार्ट किया गया था। तो जल्दी से बताओ भाई, रोलिंग प्लान कब स्टार्ट हुआ था, या कौन सी योजना, कौन सी प्लान के बाद इसे स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो रोलिंग प्लान की अगर हम लोग बात करें तो रोलिंग प्लान बेसिकली ये कौन से प्लान के बाद लागू किया गया था, 7th प्लान के बाद लागू किया गया था या 5th प्लान के बाद लागू किया गया था, फटाफट बोलना, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग समझें, ये जो रोलिंग प्लान है ये 5th प्लान के बाद लागू किया गया था, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड क्या था, इसका टाइम पीरियड क्या था, 1978 से लेके 80 तक, 1978 से 80 तक। इस वक्त हमारे देश के पीएम कौन थे, तो ध्यान रखना इस वक्त पीएम कौन थे। तो पीएम थे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, पीएम थे मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई के द्वारा ही उन्होंने प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया, और उसकी जगह पे वो क्या लेकर आए थे, रोलिंग प्लान। तो बेसिकली रोलिंग प्लान जो है वो कितने वर्ष तक के लिए चला था, 2 साल के लिए चला था, जो 78 से लेके 80 तक था। और ये 5वें प्लान के बाद इसे हमने स्टार्ट किया था। इससे रिलेटेड जो फैक्ट बन सकते थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया गया था, और इसके बाद 6ठी पंचवर्षीय योजना 78 से लेके 80 में पेश की, और 1980 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के द्वारा इस योजना को फिर से खारिज कर दिया गया, और इसकी जगह फिर से नई 6ठी योजना बनाई गई और प्लानिंग कमीशन को ही कंटिन्यू किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो ध्यान रखना, बेसिकली जो लॉरेंस कर्व है ये क्या प्रेजेंट करता है, किसका चित्र का प्रदर्शन करता है। तो बेसिकली जो लॉरेंस कर्व है ना, ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। लॉरेंस कर्व किसको शो करता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, आय के वितरण को ये प्रदर्शित करता है लॉरेंस कर्व, ठीक है। जैसे जैसे अगर हम लोग बात करें बेसिकली से संबंधित, तो लॉरेंस वक्र आय और धन के वितरण को चित्रमय प्रतिनिधित्व करता है, यानी द लॉरेंस कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ, ठीक है। इनकम और वेल्थ के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को ये एक्चुअली शो अप करता है। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कृषि ऋण के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्थान है। कृषि और ऋण के क्षेत्र में अगर बात करें, बेसिकली एग्रीकल्चर जितने भी हमारे इंडिया में, मैं इसको एक हिंट दूंगा आपको अगर, तो आप ये समझना, बेसिकली मैं हिंट देता हूँ, हमारे इंडिया में जो आरआरबी है उनके ऊपर किसका कंट्रोल होता है, कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर किसका कंट्रोल होता है। तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ भाई, जिन्होंने, जो मेरे स्टूडेंट हैं जल्दी कमेंट करो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
नाबार्ड, इसका आंसर हो जाएगा नाबार्ड। तो ध्यान रखना नाबार्ड के द्वारा इसे रेगुलेट कंट्रोल किया जाता है। नाबार्ड जिसकी फुल फॉर्म क्या है, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म ध्यान रखना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इज एन एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ हेडक्वार्टर, जिसका मुंबई में स्थित है। आपके लिए मेरा क्वेश्चन क्या है, नाबार्ड के चेयरमैन का नाम बताना है आपको, कमेंट करके चेयरमैन का नाम बताना है। अभी वर्तमान में नाबार्ड का चेयरमैन कौन है, उसका नाम कमेंट करके फटाफट से बताओ भाई कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन जो हम समझने वाले हैं वो बेसिकली रोलिंग प्लान का टाइम पीरियड क्या है। अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा रोलिंग प्लान का टाइम पीरियड कब से कब तक स्टार्ट हुआ था, 1978 से लेके 80 तक, 1978 से लेके 80 तक, ये 2 वर्ष तक ही चला था, क्योंकि 2 वर्ष में ही जो जनता पार्टी या जिस वक्त के पीएम कौन थे, मोरारजी देसाई, जिनकी सरकार गिर गई और गिरने के बाद इंदिरा गांधी ने दोबारा से रोलिंग प्लान को खत्म करके क्या प्लानिंग कमीशन को एक्टिवेट कर दिया था एक्चुअली। ठीक है, ये वो रीजन है जिसकी वजह से अगर हम लोग बात करें फैक्ट्स को हम समझ सकते हैं। ठीक, अगला जो क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, तो ये बेसिकली मैंने अभी आपको समझाया ही, 5वीं पंचवर्षीय योजना खारिज कर दी और ये 78 से लेके 80 तक ये चला था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो गांधीयन प्लान है वो किसके द्वारा लागू किया गया था। तो बेसिकली आप समझ लो हमारे इंडिया में सबसे पहला जो प्लान लागू किया गया था वो 1944 में ही किया गया था, बट उसका नाम क्या था, बॉम्बे प्लान। और इस बॉम्बे प्लान को 8 उद्योगपतियों ने मिलकर बनाया था और 1944 में ही जस्ट इसके बैक टू बैक एक प्लान हमने लागू किया जिसका नाम था गांधीयन प्लान, जिसका नाम क्या था, तो गांधीयन प्लान। ठीक है, और इसका भी जवाब मेरे सभी स्टूडेंट दे सकते हैं। ये गांधीयन प्लान कब लागू हुआ था, 1944 में, किसके द्वारा लागू किया गया था गांधीयन प्लान, तो आपको ये जवाब देना है एस एन अग्रवाल के द्वारा, श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा इस पंचवर्षीय योजना में, ये पंचवर्षीय योजना से पहले के प्लान से जो लागू किए गए थे। ठीक है, तो अभी हम अगर समझें, गांधीयन प्लान वॉज पुट फॉरवर्ड द श्रीमान नारायण अग्रवाल इन 1944 हु वाज प्रिंसिपल ऑफ वर्धा कमर्शियल कॉलेज। इट वॉज द मोडेस्ट काइंड ऑफ टू प्लान। बेसिकली आप ध्यान रखना, ये जो श्रीमान नारायण अग्रवाल है इनके द्वारा 1944 में ये प्लान स्टार्ट किया गया था। हमारे इंडिया में जो सबसे पहला प्लान बना था फिजिकली रूप से, वो ध्यान रखना 1944 में ही बना था, बट उस प्लान का नाम गांधीयन प्लान नहीं बल्कि उसका नाम था बॉम्बे प्लान। ठीक है, बॉम्बे प्लान के बाद गांधीयन प्लान आया, गांधीयन प्लान के बाद आया पीपल प्लान के बाद आया सर्वोदय प्लान, उसके बाद आए प्लानिंग कमीशन, फिर उसने पंचवर्षीय योजनाएं बनाना स्टार्ट किया जिसके द्वारा 12 प्लान बनाए गए। कितने प्लान बन गए, तो 12 प्लान बनाए गए जिसके द्वारा। तो बेसिकली ये फैक्ट आप अच्छे से समझना, ध्यान रखना, मैं एक्चुअली उनके नाम लिख देता हूँ। सबसे पहला जो प्लान आया उसका नाम था बॉम्बे प्लान। ठीक है, और इसे बनाने वाले कौन थे, तो 8 इंडस्ट्रियलिस्ट। इसके बाद देखो दूसरा जो प्लान आया गांधीयन प्लान, और ये तो अभी हमने डिस्कस किया ही, एस.एन. अग्रवाल के द्वारा। फिर उसके बाद ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें, तीसरा प्लान आया जिसको नाम दिया उन्होंने प्यूपल प्लान, और ये एम.एन. रॉय के द्वारा। फिर वो लेकर आए एक और प्लान था, ध्यान रखना बेसिकली, और ये था आपका जिसको उन्होंने नाम दिया सर्वोदय प्लान। और ये सर्वोदय प्लान किसके द्वारा लागू किया गया, जेपी नारायण के द्वारा, जेपी नारायण के द्वारा इस प्लान को यहाँ पे लागू किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जो रोलिंग प्लान है इस अवधारणा को किसके द्वारा दी गई थी। तो ये रोलिंग प्लान किसके द्वारा ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया था, तो गुन्नार माइडल के द्वारा ध्यान रखना। रोलिंग प्लान कॉन्सेप्ट वॉज कॉइन्ड बाय गुन्नार मेडल। ठीक है, तो गुन्नार मेडल की बात की जाए तो बेसिकली इसके द्वारा ये प्लान या रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट जो है डेवलप किया गया था। रोलिंग प्लान जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आगे आया था, जिसे लाने वाले कौन थे, हमारे देश के पीएम मोरारजी देसाई, जिसकी वजह से वो प्लान ज़्यादा टाइम तक चला नहीं, 2 ही साल तक चल पाया। 2 साल में इस प्लान का कहानी खराब हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम जो यहाँ पे समझने वाले हैं वो ध्यान रखना, वो क्या है, वो ये है कि when the population reach प्लेटेड फेज। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें जब पॉपुलेशन प्लेटेड फेज में
पहुंचती है, तो बेसिकली हम अगर समझें, ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर हम समझने की कोशिश करें, इससे पहले थोड़ा सा साइज में ये बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेसिकली, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हम समझेंगे इसकी, क्योंकि ये बेसिकली, अब देखो क्वेश्चन को हम लोग इसे रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है, व्हेन वाज द पॉपुलेशन रीच, व्हेन वाज द पॉपुलेशन रीच्ड प्लेट्यू, प्लेट्यू फेज, देन जब जनसंख्या प्लेटो फेज में पहुंचती है तब क्या फर्क पड़ता है, बर्थ रेट और डेथ रेट क्या दोनों इक्वल होते हैं, बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर नॉट इक्वल, या फिर ध्यान रखना बर्थ रेट जो है वो हायर हो जाती है किससे, डेथ रेट से, या फिर बर्थ रेट इज मोर देन, या डेथ रेट इज मोर देन, तो इसमें बर्थ रेट हायर हो जाएगी, ध्यान रखना बेसिकली, ठीक है। तो इसी फैक्ट को हम लोग यहाँ समझने वाले हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग समझे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर होगा। और इस आंसर में अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली जो समझने वाले हैं, ये फैक्ट हमारा क्या है, ओहो, ए, जिसमें बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट के इक्वल हो जाती है। जब किसी भी देश में उसकी डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों बेसिकली इक्वल हो जाए तो उसे प्लेटो फेज कहते हैं, प्लेटो फेज कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो जब जनसंख्या पठारी अवस्था में पहुंचती है तो जनसंख्या का आकार स्थिर हो रहता है, इसीलिए क्योंकि कोई वृद्धि दर नहीं रहती। जब जन्म दर मृत्यु दर बराबर होने के कारण परिणाम और संसाधनों सुलभ होने के शिकारियाँ बीमारियों की वजह से, एक्चुअली ऐसा होता है जब बीमारी बढ़ जाती है जिसकी वजह से डेथ रेट और जो बर्थ रेट है वो दोनों जब इक्वल हो जाए तो उसे प्लेटो फेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर समिति का गठन किस कारण से किया गया था, तो तेंदुलकर समिति का गठन ध्यान रखना गरीबी का निवारण करने के लिए किया गया था, गरीबी को मापने के लिए किया गया था, गरीबी को मापने के लिए तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। किसको, तो गरीबी को मापने के लिए, ठीक है। योजना आयोग ने 2005 में सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया, गरीबी के मौजूदा अनुमान या सिफारिश को आधारित करने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, और ये बेसिकली हमारा इकोनॉमिक्स का पहला सेशन था। और आप ध्यान रखना, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अब अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भाई इसकी नेक्स्ट सीरीज़ लानी है मुझे या नहीं लानी है। अगर आपको ये लगता है इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर कमेंट करना, ठीक है भाई। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को भी यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट एक नए ऐसे ही वीडियो के साथ हम आपके साथ हाजिर हो